हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारी प्यारी सी यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला इंग्लिश में स्वागत करता हूं। प्रोनाउन की एक्सरसाइज नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। चलिए, सेम टू सेम वही मतलब उसी प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर मेंशन किए गए हैं जो कि हम लोगों ने क्लास 6 यानी कि एक्सरसाइज नंबर 6 में किया था, इंटेरोगेटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउंस। तो ज़्यादातर जो पॉइंट्स हैं उसी क्लास वाले से मैच होंगे, तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स आज के 10 क्वेश्चंस में होने नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसी क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ने का काम करते हैं। 10 क्वेश्चन है जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मैन डैश कार यू बोरोड। आई डोंट नो द नेम ऑफ द वुमन टू डैश आई स्पोक ऑन द फोन। नंबर थर्ड है, डैश हु टीच यू संस्कृत। एक मिनट, हाँ, डैश टीच यू संस्कृत। नंबर 4, dash is your problem. Number 5, I gave him all the money, fill in the blanks, I had. Number 6, Ashish is the man dash son यहाँ पर छूट गया है, won the scholarship, WON, won the scholarship. Our flight was delayed, fill in the blanks, meant we had to wait for hours at the airport. Number 8, Jiju is one of my friends, fill in the blanks, I have known for a long time. Number 9, the book dash you gave me is very useful for the pregnant ladies. Number 10 and the last, swimming, fill in the blanks, is a good sport, also makes people healthy and bold. अब एक एक करके सारे क्वेश्चन को लेने का काम करते हैं। फर्स्ट में कहा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द मैन डैश कार यू बोरोड, मतलब उस व्यक्ति का नाम बताओ डैश कार यू बोरोड। बोरो मतलब होता है उधार लेना, ध्यान रखेगा। तो यह कार जो है किस व्यक्ति की थी जिससे तुमने उधार लिया, तो मुझे क्या करना है, ध्यान रखेगा, यह कार जो कि नाउन है, कार क्या हुआ, नाउन। तो यह कार किसका है, तो यहां पर जो फिल इन द ब्लैंक्स लिखा हुआ है, यहां वह शब्द आएगा जो इस कार के बारे में बताने का काम करेगा। मुझे यहां पर एक ऐसा वर्ड चाहिए जो कार को क्या करे, डिफाइन करे, या कार के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन दे या उसको डिस्क्राइब करे। और नाउन को जो डिस्क्राइब करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो यहां पर जो हमें जरूरत है, एक एडजेक्टिव की जरूरत है, मतलब उस व्यक्ति का नाम बताओ या किस व्यक्ति का तुमने कार लिया, उधार लिया। तो कार का जो मालिक होगा वह तो कोई लिविंग होगा, यानी कोई पर्सन होगा। तो डिपेंड ये कर रहा है कि यहाँ एक एडजेक्टिव चाहिए जो किससे डिपेंड होना चाहिए या किससे बिलोंग होना चाहिए, पर्सन से, यानी कि एक एडजेक्टिव जो पर्सन के लिए आए। तो यहाँ पर एक एडजेक्टिव जो पर्सन के लिए आए और साथ ही साथ यहाँ पर कंजंक्शन का भी काम करे, यानी कि डायरेक्ट में कहूँ तो मुझे एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए जो पर्सन के लिए आए और कंजंक्शन का काम करे। तो रिलेटिव प्रोनाउन मेरे पास होना चाहिए जो किसी व्यक्ति के लिए होना चाहिए और वो एडजेक्टिव का काम करे। तो ऐसा एक ही होता है हुज, ऐसा एक ही क्या है, हुज। तो आंसर बनेगा व्हाट इज द नेम ऑफ द मैन हुज कार यू बोरोड। तो इतना याद रखिएगा कि पर्सन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन और उसका काम करे, एडजेक्टिव का काम करे, तो एक ही है क्या चीज, हुज काम कर जाता है। तो इसको मिटाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। आई डोंट नो द नेम ऑफ द वुमन, मुझे उस महिला का नाम नहीं मालूम है, टू डैश आई स्पोक ऑन द फोन, जिससे मैंने फोन पर बात की, मैंने फोन पे बात किया। तो कहने का मतलब यहाँ है, मैंने जो बात किया तो मैंने किससे बात किया, यानी कि आई स्पोक टू हुम, मैंने जो बात किया वो किससे बात किया। यहाँ स्पोक वर्ब का क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, और स्पोक वर्ब का यहाँ पर हमें क्या रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, क्योंकि जब भी मैंने बात किया तो मैंने तो उसी वोमेन से बात किया। मैंने बात किससे किया है, उसी वोमेन से किया, लेकिन यहाँ पर वो नाउन मेंशन नहीं है क्योंकि वो नाउन पहले आ चुका है। तो मुझे यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, एक रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे चाहिए। खासकर रिलेटिव प्रोनाउन की क्या क्या खासियत होनी चाहिए, वह पर्सन के लिए आए और ऑब्जेक्ट का काम करे। पर्सन के लिए तो आना चाहिए वुमेन के लिए, लेकिन वो स्पोक वर्ब का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। और जब पर्सन ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो एक ही काम कौन करता है, हुम करता है, यानी यहां पर हम लोग बढ़ देंगे हुम।
तो आंसर बनता है आई डोंट नो द नेम ऑफ द वुमन टू whom आई स्पोक ऑन द फोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश टीच यू संस्कृत। अब टीच यहां पर वर्ब है और एक बात गौर करके याद रखिएगा, यहां पर टीच वर्ब का सिंगुलर फॉर्म है। वर्ब का कैसा फॉर्म है? सिंगुलर फॉर्म है। इस बात को समझने में देरी मत कीजिएगा। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है, बिल्कुल सही, और सॉरी वर्ब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर होना चाहिए। अब मुझे एक चीज बताइए, इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है? डैश टीच यू संस्कृत। मुझे हिंदी मत बताइएगा, जो मैं कह रहा हूं वो समझिएगा। जब यहां कहा जा रहा है टीच डैश यू, अब इतना समझो। अब यू को कुछ बच्चे यदि मान ले कि नहीं, इसे हम लोग सब्जेक्ट मान लेते हैं। यू को क्या मान ले? सब्जेक्ट। सपोज डैट मान लेते हैं कि इसे कोई अंडरस्टैंड कर जाएगा कि यह सब्जेक्ट का काम करेगा। यदि यू सब्जेक्ट का काम करेगा तो क्या आपको लगता है कि यहां पर टीच होना चाहिए? क्या यू के साथ हम लोग टीच यानी कि सिंगुलर फॉर्म का यूज कर सकते हैं? तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। यू प्रोनाउन जब सब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा तो वह अपने साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, ना कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी कि सिंगुलर फॉर्म लेता है। तो एक तरह से मैं इस प्रकार से भी समझ सकता हूं कि यहां यू जो है सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो वर्ब आया ही नहीं है। इसके अकॉर्डिंग वर्ब आया नहीं। अब क्वेश्चन में वापस लौटते हैं। जब यहां कहा गया डैश टीच यू संस्कृत, डैश फिल इन द ब्लैंक्स टीच यू संस्कृत, तो यहां पर यू सब्जेक्ट नहीं, किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम? ऑब्जेक्ट का। तो यहां जो फिल इन द ब्लैंक्स में मुझे फिल करना है, मुझे चाहिए सेंटेंस का सब्जेक्ट। मुझे सेंटेंस का क्या चाहिए? एक सब्जेक्ट चाहिए। यहां जो फिल इन द ब्लैंक्स लिखा गया है वहां डिमांड कर रहा है सब्जेक्ट का। लेकिन सब्जेक्ट कौन सा हो? लिविंग हो कि नॉन लिविंग हो? तो इसका हम लोगों को जानकारी जो है इसी सेंटेंस में वर्ब दे रहा है। यहां लिखा हुआ है टीच। अब ये तो पढ़ाने का काम तो कोई नॉन लिविंग तो कर नहीं सकता है। पढ़ाने का काम सिर्फ और सिर्फ कोई लिविंग ही कर सकता है। यानी यहां पर यह वर्ब हमें जानकारी दे रहा है कि मुझे यहां क्या चाहिए? लिविंग चाहिए। क्या चाहिए? लिविंग। सब्जेक्ट चाहिए, और वो कौन सा वाला चाहिए? लिविंग वाला चाहिए। और वह क्या होना चाहिए? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होना चाहिए। तो उसके लिए अकेला कौन आता है? हु। सब्जेक्ट बने और लिविंग यानी पर्सन के लिए बने तो वो उसके लिए तो सिर्फ तैयार है हु ही। तो आंसर बनता है हु टीच यू संस्कृत। तो आपको यह भी पता करना चाहिए कि किस प्रकार से यू इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। अब कोई हिंदी कह सकता है कि नहीं डैश टीच यू संस्कृत, यहां कह रहा है कि तुमको संस्कृत कौन पढ़ाता है? अरे देवता जी, मुझे हिंदी नहीं चाहिए कि कौन तुमको पढ़ाता है। यहां पूछ देगा यू कैसे ऑब्जेक्ट है? कहेगा यू इस प्रकार से ऑब्जेक्ट है क्योंकि यहां पूछने का काम यह कर रहा है कि तुमको कौन पढ़ाता है। आप तो पढ़ा नहीं रहे, तो आपको कौन पढ़ाता है, यानी पढ़ाने वाला चाहिए। यानी सेंटेंस का क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। तो अरे भाई मुझे हिंदी नहीं चाहिए, मुझे हिंदी के मेथड से नहीं समझना है, मुझे ग्रामर के मेथड से समझाओ। तो ग्रामर के मेथड से इस प्रकार समझाया जाएगा कि यदि यू सब्जेक्ट बनता तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आता, लेकिन वर्ब और यू का तो मैच ही नहीं हो रहा है, यानी कि सब्जेक्ट बनने का काम तो यू कर नहीं सकता है। बात समझ में आई? तो ग्रामर में समझाने की कोशिश कीजिए, हिंदी से बचिए। जब भी हम लोग इंग्लिश ग्रामर की तरफ ध्यान दें या इसको अंडरस्टैंड करें तो हम लोगों को हिंदी में बोलने से बचना चाहिए या किसी को हिंदी में समझाने से। जब जरूरत हो तो थोड़ा सा बोले, वरना टोटली रूप से हम लोग कहाँ आ जाना चाहिए? ग्रामर में। आगे आते हैं, फिलहाल इसको मिटा देते हैं। सारी बातों को यदि इंपॉर्टेंट लगे तो नोट कर लेना चाहिए कि हाँ इसको नोट करना चाहिए। आगे आते हैं, डैश इज योर प्रॉब्लम। अब वही बात हो जाएगा, डैश इज योर प्रॉब्लम। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी प्रॉब्लम कौन है। मतलब कौन है, मतलब क्या है? एक प्रकार से नॉन लिविंग के बारे में बात किया जाएगा, प्रॉब्लम। अब इसको समझो क्या कर रहा है। जब यहां कह दिया इज योर प्रॉब्लम, इज योर प्रॉब्लम, तो यहां ध्यान रखिएगा, यहां पर योर तो एडजेक्टिव है क्योंकि ये प्रॉब्लम के बारे में डिफाइन कर रहा है, और प्रॉब्लम यहां क्या बना हुआ है? नाउन बना हुआ है। प्रॉब्लम क्या बना हुआ है? नाउन हमें कह रहा है।
तो यहाँ पर जो इज वर्ब है, ओके, यहाँ पर क्या है, ओके, जब मैं पूछ रहा हूँ कि डैश इज योर प्रॉब्लम, यानी कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ मुझे प्रॉब्लम के बारे में बताओ, तो आप कहिएगा ना कि दिस इज माई प्रॉब्लम, दिस इज माई प्रॉब्लम, यानी यहाँ पर मुझे जानकारी है ही नहीं। और ध्यान रखिएगा, जब आपके पास किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो, इंफॉर्मेशन यदि आपके पास एब्सेंट हो, एब्सेंट कहें या आप नहीं जानते हैं, अननोन है, तो इसके लिए एक ही आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन आता है, क्या चीज, व्हाट का यूज आता है। जब भी आपके पास नहीं पता है कि व्हाट इज योर प्रॉब्लम, ओके, व्हाट इज योर एड्रेस, ओके, तुम्हारा एड्रेस क्या है, ओके, इस प्रकार की चीजें जब हम नहीं पता रहता है, व्हाट इज योर एड्रेस, व्हाट इज द नेम ऑफ योर सिटी, ओके, तुम्हारी सिटी का क्या नाम है, तो मुझे नहीं पता है तो मैं पूछ रहा हूं, तो जब मेरे पास जानकारी ही नहीं रहेगी तो उसके लिए एक ही इंटरोगेटिव प्रोनाउन आता है, व्हाट। तो आंसर बना व्हाट इज योर प्रॉब्लम। नंबर 5, आई गेव हिम ऑल द मनी डैश आई हैड, आई गेव हिम ऑल द मनी डैश आई हैड। अब यहां पर देखिएगा, आई गेव हिम ऑल द मनी आई हैड, तो मेरे पास था, मतलब आई हैड तो पोजेशन बताने का काम करता है, तो मेरा पोजेशन मतलब मेरा अधिकार किस चीज पे था, इसी मनी पर ना। हैड यहां पर पोजेशन दिखाने का काम कर रहा है, जैसे मैं कहूंगा आई हैव अ कार, तो हैव क्या दिखा रहा है, प्रेजेंट का पोजेशन। यदि मैं कहूंगा आई हैड अ कार, यानी कि मेरा कार में पोजेशन किस टाइम का है, पास्ट टाइम का है, तो हैड पोजेशन दिखाने का काम कर रहा है। लेकिन यह पोजेशन है किस पर, तो यहां पर जो पोजेशन दिखाने का काम आ रहा है वो पोजेशन तो मनी का है, वो पोजेशन मनी का है, यानी हमें यहां एक ऐसा वर्ड चाहिए जो किसके लिए आए, मनी के लिए आए। अब मनी की सबसे बड़ी बात यह रहे कि मनी इज अ नॉन लिविंग, मनी इज अ नॉन लिविंग थिंग, तो हम लोग कह सकते हैं सर नॉन लिविंग के लिए आपने बताया है तो विच का यूज कर ले, किसका यूज कर ले, विच का यूज, तो हम लोग कह सकते हैं आई गेव हिम ऑल द मनी विच आई हैड, आई गेव हिम ऑल द मनी विच आई हैड। लेकिन अब यहां पर एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है, ध्यान रखते हैं कि विच वर्सेस डैट में मैंने आपको एक बात समझाया है कि डैट जो है, ध्यान रखिएगा, यह फोकस देने का काम करता है, मतलब फोकस ट्रांसफर करता है, या कहें तो किसी को हाईलाइट करता है, किसी को क्या करता है, हाईलाइट, या कहें तो यदि नाउन के साथ कोई एडजेक्टिव आ जाता है, आ जाए, तो उसको मेंटेन करने का भी काम कौन करता है, वो डैट ही करता है, जो विच नहीं करता है। विच और डैट में क्या डिफरेंस आ जाता है, डैट फोकस ट्रांसफर करता है, वो फोकस दूसरों पर रखता है, हाईलाइट, उसके बाद ये दूसरों को हाईलाइट करने का काम करता है। फिर दूसरों, यदि नाउन के साथ, जिस नाउन के लिए डैट आ रहा है उस नाउन के साथ यदि पीछे एडजेक्टिव या कोई डिटर्मिनर का यूज हो रहा है तो उसको मेंटेन करने का भी काम कौन करता है, डैट करने का काम करता है, जो कि विच नहीं करता है। अब कहा गया आई गेव हिम ऑल द मनी, आई गेव हिम मैंने उसे दिया, ऑल द मनी डैश आई हैड, मतलब पास्ट टाइम में मेरा जितना मनी पे मेरा पोजेशन था उस सबों को मैंने दे दिया। तो यहां पर मैं चाह रहा हूं कि ऑल द मनी को मैं फोकस में लाऊं, क्योंकि मैंने तो ऑल द मनी दे दिया, मैंने ऑल द मनी। और दूसरी बात यह रहेगा, यहां मनी अकेला नहीं है, मनी के साथ यहां आर्टिकल, और सबसे बड़ी बात है आर्टिकल के साथ एक डिटरमिनर आया हुआ है, एक क्या है, डिटरमिनर। यानी अब जो यहां पर एक रिलेटिव प्रोनाउन आएगा यह सिर्फ मनी के लिए नहीं आएगा, बल्कि वो ऑल को भी मेंटेन करेगा। किसको मेंटेन करेगा, ऑल को भी मेंटेन करेगा। इसीलिए यहां पर हो सकता है सम बॉयज रहे, ओके, फ्यू मनी रहे, फ्यू पेन्स रहे, या सिर्फ ऑल रहे, या नन रहे। इस प्रकार के जो शब्द आते हैं जिसको मेंटेन करने का काम या हाईलाइट करने का काम रहे, ध्यान रखेगा, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, डैट का। तो यहां से विच कट के किसका यूज हो जाएगा, डैट। तो आंसर बनता है आई गेव हिम ऑल द मनी डैट आई हैड, ना कि विच आई हैड। क्या बनेगा आंसर, आई गेव हिम ऑल द मनी डैट आई हैड। लिख लीजिएगा, मिटाते हैं यहां से, कहीं ज्यादा गंदा ना लगने लगे, ज्यादा कटकुट हो रहा है। आई गेव हिम ऑल द मनी, फिल इन द ब्लैंक्स में यहां आ जाता है डैट आई हैड। आगे आते हैं, आशीष इज द मैन डैश सन वॉन द स्कॉलरशिप, वॉन द स्कॉलरशिप। आशीष इज द मैन डैश सन वॉन द स्कॉलरशिप, मतलब आशीष जो है
उसी इंसान का नाम है डैश सन वॉन द स्कॉलरशिप, यानी वो सन किसका है, आशीष का है। सन किसका है, आशीष का है, यानी इस सन पे रिलेशन कहें या पोजीशन कहें वो किसका है, आशीष का है। तो सन जो नाउन है मुझे उसके पोजीशन यानी होल्डर के बारे में बताना है कि उनका पोजीशन कौन है या उनका रिलेशन किसके साथ है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था जब नाउन रहे और यहाँ पर मुझे एक चाहिए एडजेक्टिव जो इस नाउन के बारे में बताए और खासकर वो आए पर्सन के लिए, तो उसके लिए एक ही वर्ड आता है, क्या चीज, हुज आता है। कौन आता है, हुज। तो आशीष इज द मैन हुज सन, आशीष इज द मैन whose son won the scholarship, मतलब आशीष ही वह व्यक्ति है जिसका बेटा स्कॉलरशिप won मतलब जीता। अब आगे थे our flight was delayed, our flight was delayed dash meant we had to wait for hours at the airport। अब यहां समझिए क्या कह रहा है, यहां पे एक बार देख समझ लेते हैं। our flight was delayed, हमारा फ्लाइट क्या हुआ, डिले हो गया। that mean मतलब यह हुआ कि we had to wait for hours at the airport, हम लोगों को एयरपोर्ट पे वेट करना पड़ा था। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां जो कह रहा है कि we had to wait, हम लोगों को जो इंतजार करना पड़ा, इसका रीजन क्या रहा, तो इसका रीजन रहा कि our flight was delayed। तो मुझे ये पूरा का पूरा जो बात बोला गया है मुझे इसको हाईलाइट करना है। क्या करना है, हाईलाइट करना है कि मुझे घंटों एयरपोर्ट पे इंतजार करना पड़ा, इसका रीजन क्या है। तो जो मेन रीजन होगा उसके मुझे हाईलाइट करना पड़ेगा। तो हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे कौन आता है, एक ही रिलेटिव प्रोनाउन क्या आ जाएगा, दैट। क्या आवर फ्लाइट वाज डिलेड दैट मींट, यहाँ मींट ध्यान रखिएगा वर्ब है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मीन का मींट। वी हैड टू वेट फॉर आवर्स एट द एयरपोर्ट। नेक्स्ट आते हैं, जीजू इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स, जीजू इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश आई हैव नोन, तो फॉर लॉन्ग टाइम, आई हैव नोन मैं उनको बहुत पहले से जानता हूं, ध्यान रखिएगा। तो जीजू मेरे बहुत सारे दोस्तों में से एक है जिनको मैं लंबे समय से जानता हूं या जानती हूं। तो आई हैव नोन हूम, तो यहां जो नोन वर्ब है मतलब मैं जानता हूं, तो मैं किन को जानता हूं, तो जीजू को जानता हूं जो क्या है, मेरे वन ऑफ माई फ्रेंड्स। तो यहां पर ऑब्जेक्ट चाहिए और ऑब्जेक्ट कौन सा वाला चाहिए, तो पर्सन वाला चाहिए। कौन सा वाला चाहिए, पर्सन वाला चाहिए। तो जीजू इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश आई हैव नोन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर जानते हो तो किसको जानते हो, तो मैं अपने सभी दोस्तों को जानता हूं। ओके, आई हैव नोन तो किनको जानते हैं, उन्हीं को जानते हैं। तो यहां पर चाहिए माई फ्रेंड्स के लिए, किसके लिए चाहिए, माई फ्रेंड्स। अब यहाँ फ्रेंड्स के साथ क्या आ चुका है, एक एडजेक्टिव आ चुका है, यानी मेंटेन करने का काम है, क्या करेंगे, डैट। तो जीजू इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैट आई हैव नोन फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट आते हैं, द बुक डैश यू गेव मी इज वेरी यूजफुल फॉर द प्रेग्नेंट लेडीज, हाँ लेडीज ध्यान रखेगा। तो यू गेव, तो गेव जो यहाँ वर्ब है, तो तुमने यू गेव, तो यू गेव क्या दिया तुमने, बुक दिया, यानी ये जो गेव वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट हमें यहां पर है, ऑब्जेक्ट कौन है, बुक है। और इज वेरी यूजफुल फॉर द प्रेग्नेंट लेडी, तो ये जो इज वर्ब है, इज वर्ब का मुझे क्या चाहिए, सब्जेक्ट, इज वर्ब का, क्योंकि वो जो इज वेरी यूजफुल फॉर द प्रेग्नेंट लेडी, तो वो क्या यूजफुल है, तो वो बुक ही यूजफुल है। तो यहां पर जो गेव वर्ब का ऑब्जेक्ट और इज वर्ब का मुझे क्या चाहिए, सब्जेक्ट, इज वर्ब का सब्जेक्ट। तो यानी यहां पर जो आपको बुक दिख रहा है नाउन, यह ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा और सब्जेक्ट का काम करेगा, लेकिन ये बुक नहीं करेगा, क्योंकि दोबारा यदि हम लोग बुक लिखने जाएं तब तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मुझे यहां पर एक वर्ड चाहिए जो किसके लिए आए, बुक, यानी कि नन लिविंग के लिए आए। किसके लिए आए, नन लिविंग के लिए आए। और पहले वाला जो सेंटेंस है उसमें वो ऑब्जेक्ट और बाद वाले का क्या बने, सब्जेक्ट। तो नॉन लिविंग के लिए हम लोग एक ही वर्ड जानते हैं विच, जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का भी काम कर देता है। तो यहां पर क्या इसका यूज करेंगे, विच का। द बुक विच यू गेव मी इज वेरी यूजफुल फॉर द प्रेग्नेंट लेडीज। द बुक विच यू गेव मी, ओके, इज वेरी यूजफुल फॉर द प्रेग्नेंट लेडीज। एंड लास्ट में आ जाते हैं, स्विमिंग डैश इज अ गुड स्पोर्ट ऑल्सो मेक्स पीपल हेल्दी एंड बोल्ड। तो यहां पर समझते हैं इज वर्ब और मेक्स भी वर्ब है।
अब इज अ गुड स्पोर्ट, तो गुड स्पोर्ट किसके बारे में कहा गया है भाई, यही स्विमिंग। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इंफॉर्मेशन कोमा दिया गया है, डबल कोमा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो बात बोली गई है या बात जिसके बारे में बात बोला गया है, तो यह जो इंफॉर्मेशन है इट इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एंड वी ऑल्सो कॉल इट नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। अब जानते ये तो नाम समझ लिए। तो यहाँ पर इस वर्ब का सब्जेक्ट चाहिए और मेक्स का भी क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, यानी कि डबल सब्जेक्ट बनना, लेकिन वो सब्जेक्ट किसका होना चाहिए, इस स्विमिंग का, और स्विमिंग इज नॉन लिविंग, स्विमिंग इज नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग में जब सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बनने का काम करें, नॉन लिविंग में, या यही समझिए, नॉन लिविंग में जब सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बनने का काम करें तो इसके लिए भी कौन आता है, विच का ही यूज करते हैं। किसका करते हैं, विच। तो स्विमिंग विच इज अ गुड स्पोर्ट ऑल्सो मेक्स पीपल हेल्दी एंड बोल्ड। तो इतना लिख लीजिए कि विच किसके लिए आ रहा है, नॉन लिविंग के लिए। किसके लिए, नॉन लिविंग। और किस किस सिचुएशन में, तो यह सब्जेक्ट का भी काम करता है, ऑब्जेक्ट का भी काम करता है, डबल सब्जेक्ट का भी काम कर जाता है, और कभी कभी तो पहले का ऑब्जेक्ट और बाद के किसका काम कर जाता है, सब्जेक्ट। सब का काम कौन कर जाता है, विच का यूज कर देता है। तो ये आज के 10 क्वेश्चंस रहे और क्लास नंबर 7 समाप्त हुए। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और प्रोनाउन प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।